हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दैट इज द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये नाम सुना हुआ लग रहा है? अगर तूने सारे वीडियोस ढंग से देखा है तो याद तो आएगा कि जब मैंने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस किया था उस वक्त मैंने हर बार कहा है कि भाई एमीटर वोल्ट मीटर दोनों को हम गैल्वेनोमीटर से ही कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसी को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके कभी हम एमीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं, कभी हम वोल्ट मीटर कंस्ट्रक्ट करते हैं। लेकिन गैल्वेनोमीटर के बारे में डिटेल्स में डिस्कस तो किया नहीं था बिकॉज उस वक्त तुम लोग तैयार नहीं थे, तुमको सारे कंसेप्ट पता नहीं थे। तो लेकिन आज जो है वी आर रेडी टू स्टडी गैल्वेनोमीटर। और आज का जो पूरा ये एपिसोड है ये गैल्वेनोमीटर को ही हमने डेडिकेट किया है। तो अच्छे से इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि गैल्वेनोमीटर करता क्या है। तो गैल्वेनोमीटर ऐसा एक इक्विपमेंट है, ऐसा एक डिवाइस है जो बहुत छोटे करंट को डिटेक्ट करता है एंड एट द सेम टाइम मेजर भी कर पाता है। That means it has the capacity to detect very small currents and at the same time measure it also. तो ये करता कैसा है? How does this happen? इसको समझने के लिए मुझे या आप लोगों को सबसे पहले ये समझना है कि गैल्वेनोमीटर को बनाने में क्या-क्या पार्ट्स यूज़ किया जाता है। उसके बाद ये समझना पड़ेगा कि हर एक पार्ट कैसे फंक्शन करता है, तब जाके तुमको प्रॉपर फ़ील आएगा कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली काम कैसे करता है। एंड एज़ ए फिज़िक्स फैकल्टी, एज़ ए फिज़िक्स टीचर मैं ये मानता हूँ कि यार चीज़ों को स्पेशली जब डिवाइसेस काम करता है, अगर तुम उसका एनिमेशन देखो ना, तब जाके सबसे ज़्यादा फ़ील आता है कि डिवाइस एक्चुअली काम कैसे करता है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द मैथमेटिक्स फर्स्ट, मैं तुमको एक बहुत बढ़िया सा एनिमेशन दिखाना चाहूँगा। वेरी ब्यूटीफुल एनिमेशन। Okay, so this is the animation that I was talking about. It's a very nice animation. There's a channel called as Physics and Animation. इन्होंने बहुत बहुत अच्छे एनिमेशंस बनाए हैं और देखने से बहुत फील आता है। रियली लव दिस चैनल। सो इसी एनिमेशन के थ्रू मैं तुमको सबसे पहले ये दिखाऊंगा कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक फील क्या है, मतलब हाउ डज दिस गैल्वेनोमीटर वर्क्स, इसका अलग अलग पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं और किस तरीके से हम करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको लेके स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ ताकि हम पूरा डायग्राम अच्छे से देख पाए। ठीक है ना? ओके फाइन। सो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो बनता है उसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वी हैव गॉट टू परमानेंट मैग्नेट्स दिख रहा है, एक का नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल। दे आर फेसिंग ईच अदर एंड इफ यू सी प्रॉपर्ली, अगर तुम प्रॉपर्ली देखोगे यहाँ पर इनका इनका शेप्स अगर देखोगे, बेसिकली ये जो शेप दिख रहा है इनको हमने कर्व करके रखा है, कॉनकेव शेप देके रखा है। दिख रहा है? बेसिकली हमने उनके कॉनकेव शेप देके रखा है। मैं फिर से पीछे लेके जाता हूँ। ये शेप दिख रहा है तुमको, ये हमने काट के कनकेव शेप देके रखा है। कनकेव शेप इसलिए देके रखा है ताकि फील लाइंस जो हो, those field lines should be radial in nature। हमको रेडियल फील्ड लाइन चाहिए, दैट इज द रीजन हमने इसको ऐसे कर्व करके कनकेव शेप देके रखा है। अच्छा, नाउ व्हाई डू वी नीड रेडियल फील्ड लाइंस? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमको रेडियल फील्ड लाइंस क्यों चाहिए? इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखो। क्यों चाहिए वो मैं डिस्कस करूंगा आगे जाके, बस पहले क्या क्या पार्ट्स है उनको कैसे बनाया गया है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। एक तो हमको परमानेंट मैग्नेट चाहिए, उसको हमने कर्व किया, उसको हमने कनकेव शेप दिया ताकि फील्ड लाइंस रेडियल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडली हमको क्या चाहिए मैं दिखाता हूँ तुमको। सेकेंडली हमको एक रेक्टेंगुलर कॉइल चाहिए। दिख रहा है? एक रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें बहुत सारे लूप्स हैं। दिख रहा है? बहुत सारे लूप्स हैं एंड हर एक लूप अपने पास वाले लूप से insulated है। Each of the loop is behaving as an individual loop because there is insulation over the wires, right? Okay, and these are basically two ends। और ये जो तुमको रेक्टेंगुलर लूप दिख रहा है इसको हमने एक फ्रेम के ऊपर चढ़ाया और फ्रेम के ऊपर चढ़ा के हमने ये जो एंड है और ये जो एंड है इनको पाइवट के साथ कनेक्ट किया। किसके साथ कनेक्ट किया? पाइवट के साथ। और इस पाइवट के अबाउट ये जो लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप जो है वो क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। इज दैट क्लियर? इस पाइवट के अबाउट ये रेक्टेंगुलर लूप रोटेट कर सकता है। और ये जो पाइवट दिख रहा है ना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पाइवट के अंदर ये जो तुमको पिक्चर दिख रहा है इसमें हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डाल के रखा है। दिस इज ए हेयर लाइक स्प्रिंग विच इज मोस्टली मेड अप ऑफ फॉस्फोरस एंड ब्रॉन्ज। ऊपर के पाइवट में भी तुमको एक स्प्रिंग दिखाई देगा एंड नीचे के पाइवट में भी तुमको एक स्प्रिंग दिखाई देगा। देखो, यस दे आर शोइंग इट। देखो ये स्प्रिंग है, इट्स ए हेयर स्प्रिंग। एक एंड जो है वो तुम्हारे इस वायर के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है ये तुम्हारे पाइवट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और स्प्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हैव पेशेंस, मैं तुमको बताऊंगा।
उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद ये जो तुमको एक रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रहा है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम को एक सॉफ्ट आयरन कोर, ये जो सिलेंडर शेप का तुमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज बेसिकली ए सॉफ्ट आयरन कोर, इसके ऊपर चढ़ाया जाता है, इट इज माउंटेड ओवर दिस सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ओके, उसके बाद ये जो पूरा सेटअप है, इस पूरे सेटअप को लिया जाता है और इसके अंदर जो गैप है इसके अंदर डाला जाता है। ध्यान से देखो, यहाँ पर सीन क्या देखो, ये जो तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये दिख रहा है, दिस आर द रेक्टेंगुलर कॉइल्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हो गया हमारा पाइवट। एंड ध्यान से देखो, द फील्ड लाइंस दिख रहा है, ऑल द फील्ड लाइंस आर व्हाट, रेडियल, जितने सारे फील्ड लाइंस है, ऑल द फील्ड लाइंस आर रेडियल, और इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, आएगा, अब मैं तुमको बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ओके फाइन, आई होप सो तुमको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अच्छा, उसके आगे मैं बताता हूँ। और ये जो तुमको रेक्टेंगुलर कॉइल दिख रहा है, दिस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है, आएगा अभी, जस्ट वेट फॉर इट, देयर इज अ पॉइंटर कनेक्टेड। ध्यान से देखो, यस दिस इज द पॉइंटर विच इज कनेक्टेड विद दिस रेक्टेंगुलर कॉइल, और ये पॉइंटर जो है फाइनली जाके एक डायल के साथ कनेक्टेड होता है, जिस डायल से हम रीडिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। सो फिर से और एक बार इस पिक्चर को देखो, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हो गया हमारा सॉफ्ट आयरन कोर, ये हो गया हमारा पाइवट, दिख रहा है, दोनों पाइवट्स में हमने एक हेयर लाइक स्प्रिंग कनेक्ट करके रखा है, और देखो यहाँ से ये जो दिख रहा है ये हमारा पॉइंटर है, ठीक है। एंड देखो बहुत प्यारा डायग्राम है, ये गैल्वेनोमीटर के दो टर्मिनल से एक टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड है, मैं फिर से दिखाता हूँ, और एक बार इसके साथ कनेक्टेड, दूसरा टर्मिनल नीचे वाले एंड के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा। सो दिस इज हाउ द गैल्वेनोमीटर लुक्स लाइक फ्रॉम द टॉप, और हमने अब तक जो देखा वो अंदर जैसा दिखाई देता है वो दिखाया तुमको। इज दैट क्लियर, पक्का? अभी आगे देखते हैं, देखो ये एक एंड है, और ये दूसरा एंड, ये पहले वाले टॉप एंड से, कॉइल के टॉप एंड से निकलता है, ये कॉइल के बॉटम एंड से निकलता है, और ये जो दो एंड पॉइंट्स है, मैंने दिखाया था ना, गैल्वेनोमीटर का दो टर्मिनल्स था, एक रेड कलर का ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर था, एक ट्यूब नहीं, एक स्क्रू, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रू जैसा शेप था, दूसरा और एक ग्रीन कलर का स्क्रू जैसा शेप था, उसके साथ कनेक्ट होता है, एक्चुअली उसके थ्रू करंट फ्लो करता है, इस एंड के थ्रू करंट जाता है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू मूव करके फाइनली इस एंड से निकल के आता है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं, देखो ये करंट जा रहा है, और फाइनली जाके ना इस रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू फ्लो करके निकलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ध्यान से देखो इसको, देखो जब ये कॉइल के थ्रू फ्लो कर रहा है, करंट ए टू बी फ्लो कर रहा है, और राइट वाले हाथ से सी टू डी फ्लो कर रहा है कॉइल के थ्रू, ठीक है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्चुअली अलोंग दिस डायरेक्शन। अभी एक बात याद करो, व्हेन बेसिकली ये जो सिनेरियो है इसको एक बार समझने की कोशिश करो, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इज प्लेस्ड इन रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट यू एक्सपेक्ट, हमने पढ़ा है कि अगर हमने करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उस पर फोर्स लगता है, एंड दैट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन I इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ध्यान से देखते जाओ, देखो यहाँ पर देखो, दिस इज करंट का डायरेक्शन, देखो बहुत बढ़िया से दिखा है, एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, यहाँ पर करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ दिख रहा है, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दैट मीन्स डेफिनेटली इन दोनों हाथों पे फोर्स लगेगा। अगर एल क्रॉस बी करोगे तो इस हाथ पे फोर्स इस तरफ लगेगा, और इस हाथ पे फोर्स इस तरफ लगेगा। सो व्हाट विल हैपन, देखो बहुत बढ़िया से इन्होंने दिखाया, ये कॉइल क्या करता है, ये कॉइल रोटेट करना चालू करता है, ट्विस्ट करना चालू करता है, बिकॉज हमने ये सीखा है ना कि अगर हमारे पास एक कॉइल है, उसको अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया तो उस पर फोर्स तो नहीं लगता है, लेकिन उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो देखो इस फोर्स के कारण एक टॉर्क लगना चालू होता है, और ये रोटेट करना चालू करता है, और इसी वक्त क्या होता है, जब ये रोटेट करना चालू करेगा, तभी जाके जो हेयर लाइक स्प्रिंग दिख रहा है ये एक्टिवेट हो जाता है, ये काम करना चालू कर देता है। ध्यान से देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो हेयर लाइक स्प्रिंग है ये एक्टिवेट हो जाता है कैसे, देखो जब ये कॉइल रोटेट करता है, इसको टॉर्क लगाने वाला कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके साथ ये हेयर लाइक स्प्रिंग है, तब ये ट्विस्ट करता है, जब ये कॉइल ट्विस्ट करता है तब ये स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग भी ट्विस्ट हो जाता है, और कॉइल पे एक काउंटर टॉर्क लगाता है। काउंटर टॉर्क मतलब कॉइल जिधर घूमना चाहता है उसकी ठीक अपोजिट सेंस में टॉर्क लगाता है, और फाइनली क्या होता है, फाइनली एक वक्त आता है कि इस कॉइल पे, इस रेक्टेंगुलर कॉइल पे जितना टॉर्क लगता है, वो ये जो स्प्रिंग है, हेयर लाइक स्प्रिंग है, इसके टॉर्क से बैलेंस हो जाता है वो टॉर्क। एंड फाइनली क्या होता है, ये जो पॉइंटर है जो इसके साथ कनेक्टेड था, वो फाइनली डिफ्लेक्ट तो करता है, ये पॉइंटर ट्विस्ट तो करता है, फाइनली ये पॉइंटर जाके एक जगह रुक जाता है, एंड वी गेट ए स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन,
बिकॉज समझ में आ रहा है ना, पहले पॉइंटर ऐसा था और फिर ऐसे रोटेट करके यहाँ तक पहुँचा है। और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होता है, लूप में जो टॉर्क लगता है मैग्नेटिक फील्ड के कारण और हेयर लाइक स्प्रिंग का जो काउंटर टॉर्क है एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, तब ये कॉइल रोटेट करना, ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये रोटेट करना बंद कर देता है, ये जो पॉइंटर है ये भी स्टेडी हो जाता है और हमको एक स्टेडी एंगुलर डिफ्लेक्शन मिलता है। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? इज दैट क्लियर? पक्का? अभी हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि हमको रेडियल फील्ड लाइंस क्यों चाहिए, रेडियल फील्ड लाइंस का क्या सिग्निफिकेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इसको देखते हैं। ध्यान से देखो, सो दिस आर द रेडियल फील्ड लाइंस। ठीक है, अभी इस कॉइल को देखो, ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सा डायग्राम है। दिस इज द कॉइल एंड इस कॉइल के साथ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, ये दिख रहा है तुमको, द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट। और अगर ये कॉइल है, एरिया वेक्टर जिस तरह पे, फॉर्मूला याद है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या था, एम वेक्टर दैट इज इक्वल टू व्हाट, एन आई ए वेक्टर था। एरिया वेक्टर जिस तरफ होगा उसी तरफ मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो एरिया वेक्टर इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। दैट मीन्स इनके बीच का जो एंगल है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन, ध्यान से सुनना, एंगल बिटवीन इन दिस केस एम वेक्टर एंड बी वेक्टर, तुमको कितना दिख रहा है, एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी, यस, एम वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके फाइन, अभी देखते हैं आगे जाके कि रेडियल फील्ड लाइन से क्या बेनिफिट हमको मिलता है। अभी ध्यान से देखो, अभी जब ये कॉइल रोटेट करेगा, देखो ये कॉइल रोटेट करेगा बढ़िया से, इस पर टॉर्क ले, देखो ये कॉइल रोटेट कर रहा है और रोटेट करके देखो ये जो नया पोजीशन में आता है, इस नए पोजीशन में, इस नए पोजीशन पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली किस तरफ है, मैं फिर से दिखाता हूँ। इस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग द सरफेस ऑफ द लूप, और ये एरिया वेक्टर के साथ हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। मतलब ये कॉइल घूम के जहाँ पर भी जाए, उस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके एम वेक्टर के साथ, उसके एरिया वेक्टर के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगा, हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। फिर से, ये कॉइल घूम के जहाँ पर भी जाए, उस जगह का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसका जो एरिया वेक्टर होगा या उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होगा, उनके बीच का एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इज दैट क्लियर? इससे बेनिफिट क्या मिलता है वो तुमको मैं दिखाऊंगा, ठीक है ना। ये मैं तुमको प्रॉपर्ली कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। अभी ध्यान से देखते हैं। चलो, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख के रखा है, बट फिर भी और एक बार लेट्स डिस्कस इट वन मोर टाइम। मैं तुमको टाइम दूंगा इन सब चीज़ों के बारे में, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा। अभी सिर्फ थोड़े से कंसेप्ट में ध्यान देते हैं। अच्छा, तो एक बार ये याद करो कि जो कॉइल होता है, कॉइल पे जो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, उस टॉर्क का फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी, राइट। तो हमने टाउ को लिख दिया, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। कहीं कहीं एम की जगह म्यू भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो में ध्यान से देखो, अगर मैं इसको खोलूंगा तो हमको क्या मिलेगा, एम बी साइन 90, बिकॉज एम वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच हमेशा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये फाइनली क्या होगा, एम बी हो जाएगा। और एम बी को खोलने से, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूँ, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड, मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में बात किया, तो टॉर्क टाउ को हम क्या लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं, दैट इज एन आई ए, है ना। टॉर्क टाउ दैट इज इक्वल टू एन आई ए इंटू पी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए टॉर्क लगता है। अभी ये याद करो, मैंने कहा था कि इसके ऊपर एक स्प्रिंग था। इस स्प्रिंग क्या करता है, एक काउंटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और फाइनली एक वक्त आता है कि स्प्रिंग का जो टॉर्क है वो क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क को बैलेंस कर देता है। सो व्हेन बैलेंस्ड, मैं लिखता हूँ, व्हेन बैलेंस्ड टॉर्क बाय द स्प्रिंग इज इक्वल टू टॉर्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया? अभी स्प्रिंग कितना टॉर्क लगाता है, इसका एक नया फॉर्मूला है जिसको हम लिखते हैं के इंटू फाई, ठीक है। मैं बताऊंगा के फाई क्या है। टॉर्क बाय द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा, दैट इज एन आई ए बी, हमने यहाँ पर लिख के रखा है। अच्छा, अभी ये जो के है, के क्या है मैं बताता हूँ। के जो है, इसको हम टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टॉर्शनल कांस्टेंट, ठीक है। इन केस नथिंग बट टॉर्क, इसी के को हम अगर फील लेना चाहिए कि टॉर्क एक्चुअली है क्या, दैट इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट,
मैं बताता हूँ, दैट इज टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। डरो मत, मैं समझाता हूँ। के क्या है, मतलब अगर यूनिट एंगल घूमता है, यूनिट एंगल का डिफ्लेक्शन होता है, यूनिट एंगल का ट्विस्ट होता है, तो टॉर्क कितना लगता है के। और मुझे ये पता है कि ये जो पॉइंटर है ये फाइनली कितना एंगल डिफ्लेक्ट करेगा। लेट अस से ये जो पॉइंटर है ये कितना एंगल डिफ्लेक्ट किया, फाई एंगल डिफ्लेक्ट किया। फाई जो है डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर है, इस बात को समझो। फाई जो है वो क्या है, दिस इज द डिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंटर। तो एज ए होल इस पॉइंटर ने कितना ट्विस्ट किया, फाई एंगल ट्विस्ट किया। पर ट्विस्ट, पर यूनिट ट्विस्ट कितना टॉर्क लगता है के। तो फाई एंगल अगर ट्विस्ट होता है तो कितना टॉर्क लगेगा, के फाई। ऐसे करके याद रखना, ठीक है, देयर बराबर। अभी देखो ध्यान से, यहाँ से अगर मैं फाई क्या होता है वो देखता हूँ, तो एन ए बी डिवाइडेड बाई के लिख सकता हूँ, है ना, एन ए बी डिवाइडेड बाई के, और यहाँ पर मैं आई लिख सकता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। देखो तुमको एक बात को समझो कि हम इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या मेजर करना चाहते हैं। हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट मेजर करना चाहते हैं, डिफ्लेक्शन नहीं, करेक्ट। बट अगर मुझे डिफ्लेक्शन पता है, अगर मुझे फाई पता है, फाई तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, तो मैं करंट का वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। इनफैक्ट ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि फाई जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। तो इस रिलेशन को यूज़ करके मैं अपने डायल को बना सकता हूँ। जो स्केल है जहाँ से हम रीडिंग निकालते हैं, उस डायल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि जब ये डिफ्लेक्ट करके कहीं पर पॉइंट करे, मैं इस फॉर्मूला को यूज़ करके यहाँ पर जो वैल्यू मैं यहाँ से लूँगा, मैं यहाँ से करंट का वैल्यू लूँ, ना कि एंगल का वैल्यू लूँ। बात समझ में आया मैंने क्या कहा। ये जो डायल है ये तो हम बनाते हैं, राइट। तो हम डायल को ऐसा बनाएंगे, यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करेंगे, हम करंट का वैल्यू पुट करेंगे। कहाँ से निकालेंगे, मुझे पता है कि किसी पर्टिकुलर फाई के लिए कितना करंट होता है, एंड एज बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये स्केल कंस्ट्रक्ट करना बहुत ही आसान है। तो अगर मुझे फाई पता है तो मैं आई आराम से निकाल सकता हूँ। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम स्केल कंस्ट्रक्ट करेंगे, और इसी स्केल से हम अपना करंट रीड कर सकते हैं। बात समझ में आया, इज दैट क्लियर। सो दैट इज हाउ दिस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फंक्शंस। एंड ये बात हमेशा याद रखना, 90 डिग्री क्यों है, बिकॉज हमने बहुत मेहनत करके इस मैग्नेट को काट के करके एक शेप दिया, ताकि फील्ड लाइन्स हमेशा रेडियल हो, ताकि फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है, वो इस कॉइल के मैग्नेटिक मोमेंट के साथ हमेशा कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री बनाए। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। चलो इस चीज़ को मैं तुमको लिखने दूंगा। पहले जो है मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें को अच्छे से लिख कर रखा है, मैं तुमको ये दिखा देता हूँ। Let me show this first. एक मिनट कभी पार्टर टाइप्स हो जाता है, मैं देखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके देता हूँ इसको। ओके, आई होप से तुमको भी थोड़ा दिखाई तो दे रहा होगा। यस, तो अभी फिलहाल तुम यहाँ पर मैंने पूरा डिटेल्स में सब चीज़ लिख के रखा है। इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखो, ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे से लिख के रखो। उसके बाद इस डायग्राम को भी बनाना, बहुत बढ़िया डायग्राम है। और अगर तुम यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो, ये ऑलरेडी मेंशन किया मैंने, यहाँ पर भी तुम पॉज करके लिख के रखना, ठीक है, फाइन, डन। लिखो, इसके बाद और 2-3 छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो भी तुमको मैं बताऊंगा, ठीक है। बस छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, बता के रख रहा हूँ, इट्स नॉट डिफिकल्ट, जस्ट जान के रखो, कभी कभी काम में आ सकता है। पहले समथिंग कॉल्ड एज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हाउ टू मेजर द करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट what is the amount of deflection when a unit current is passed through the galvanometer। बात समझ में आया। जब मैं फॉर एग्जांपल 1 एम्पेयर करंट उस रेक्टेंगुलर कॉइल के थ्रू पास करूँगा तो कितना डिफ्लेक्शन होगा। सो बेसिकली मैं फाई बाई आई निकालना चाहता हूँ। ये तो रिलेशन तुमको पता ही है कि फाई इक्वल टू एन आई ए पी। तो यहाँ से ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क, ये तो हो गया स्प्रिंग का टॉर्क। दोनों को अगर मैं इक्वेट करूँगा, फाई बाई आई एन ए बी बाई के हो जाता है। वट इज फाई बाई काई, फाई बाई आई, सॉरी, वट इज फाई बाई आई, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ठीक है, इसको हम करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। दैट इज एन ए बी बाई के इज द टॉर्शनल कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये क्या होगा, जस्ट गेस करो कि अगर मैं एक यूनिट वोल्टेज अप्लाई करूँ गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस, कितना डिफ्लेक्शन आएगा, राइट। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, फाई बाई वी, वेयर वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस। वी को हम आई आर लिख सकते हैं, एंड फाई बाई आई मैंने जस्ट नाउ निकाल के रखा, तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। दैट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, राइट। Lastly, what is the condition for a sensitive galvanometer? Sensitivity, right? Potentiometer के टाइम में भी मैंने ये sensitivity वाला फंडा डिस्कस किया था। When do you say galvanometer is sensitive? हम एक गैल्वेनोमीटर को सेंसिटिव तब बोलेंगे कि अगर मैंने उसके थ्रू बहुत कम करंट पास किया, लेकिन वो जो डिफ्लेक्शन दे रहा है वो बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन देगा, अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि गैल्वेनोमीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है।
फिर से बहुत छोटे करंट के लिए अगर बहुत लार्ज डिफ्लेक्शन देता है तो मैं कहूँगा कि गैल्वेनोमीटर जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अच्छा, तो ये जो मैंने यहाँ पर थीटा लिख के रखा है, चलो मैंने अब तक फाई यूज़ किया, चलिए फाई लिखता हूँ। तो ये रिलेशन तो पता ही है ना, मैंने बताया था फाई प्रोपोर्शनल टू आई, ये वाला रिलेशन है। तो फॉर गिवन आई, अगर मैं आई को कांस्टेंट मानता हूँ, ध्यान से देखो कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर करंट को भेजा और मुझे डिफ्लेक्शन फाई को बढ़ाना है, आई नीड टू इंक्रीज फाई, तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? आइदर यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, और यू इंक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, और यू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ के। राइट? अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स कितना बढ़ा सकते हो, एरिया कितना बढ़ा सकते हो, इसमें तुम्हारा एक लिमिटेशन है, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स या एरिया अगर बहुत बढ़ा दोगे तो गैल्वेनोमीटर का साइज बड़ा हो जाएगा और वो प्रैक्टिकल नहीं होगा, इसका एक लिमिटेशन है। मैग्नेटिक फील्ड तुमको बढ़ाना है, दैट मीन्स यू नीड टू यूज स्ट्रॉन्गर मैग्नेट्स। के दैट इज बेसिकली द टॉर्शनल कांस्टेंट, वो दैट इज द रीजन हम फॉस्फोरस ब्रॉन्ज वाले मटेरियल से जो स्प्रिंग हम यूज़ करते हैं वो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्प्रिंग फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बना हुआ होता है, बिकॉज इस मटेरियल का की का वैल्यू क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और फाई का वैल्यू जो हमको मिलेगा वो बहुत बड़ा मिलेगा। समझ में आया? फिर से मैं और एक बार कहता हूँ, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज के मटेरियल से जो हम स्प्रिंग बनाते हैं ना, तो स्प्रिंग का की का वैल्यू बहुत छोटा होता है जो फॉस्फोरस ब्रॉन्ज से बनता है। दैट इज द रीज़न फाई का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। दैट इज द रीज़न हम की के वैल्यू को बहुत छोटा मानते हैं। बस इतना ही था यार, इतना ही चीज़ बताना था तुमको। छोटी छोटी चीज़ें जस्ट जान के रखो, कभी किस वक्त काम में आ जाए तुमको पता चलेगा बाद में। आई होप सो यू एंजॉय दिस वीडियो, बहुत प्यारा सा एनिमेशन था। आई डोंट थिंक सो कि तुमको कोई प्रॉब्लम होगा, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट, राइट? एंड आई वुड लाइक आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर द वीडियोस, राइट? अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सो व्हेनेवर आई अपलोड ए न्यू वीडियो तुमको नोटिफिकेशन मिल जाए, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। आई वुड रियली वांट टू रीच मोर स्टूडेंट्स, सो जस्ट हेल्प मी आउट विद दैट। Fine, so done for today. Thank you, take care.